अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आलोक रंजन ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपकी थैंक यू वीडियो आजू जी। क्लिप्स हम आपके सर वीडियो क्लिप्स हम बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के देखते रहते हैं मैंने सोशल एकदम मीडिया के टारगेट ऊपर बना भी। रखा है, एकदम एकदम टारगेट बना रखा है मेरा। पाकिस्तान की बिल तरफ ही टारगेट है, वो ब्रह्मोस मिसाइल गई थी ना उस तरह। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ से भी बहुत से लोग जो है वो टारगेट रखते हैं इंडिया को, और आपके यहाँ से भी होना चाहिए। इससे पता है क्या, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाता है कि हमें थोड़ी सी अपनी कमजोरियां पता चलती हैं और हमें एहसास होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर वो जो जिस तरह से आप बनाते हैं वो आपका अपना एक अंदाज है, और बड़ा यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। और मैंने कई लोगों से आपका नाम सुना तो मैंने कहा अच्छा, तो आलोक की वीडियोस यहाँ देखी जा रही है। तो बहुत ज़बरदस्त आप थैंक यू, बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे ये बताइए आलोक जी के इमरान खान फेवरेट है आजकल। इमरान खान इंडिया में बड़े फेवरेट हैं। सब कहते हैं कि जी इमरान खान को रहना चाहिए, और हम भी कहते हैं। जाहिर है उसका ऑब्वियस रीजन है कि जिस किस्म की बातें वो करते हैं। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें क्या इमरान खान ने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया है? बहुत ज्यादा इमरान खान की जो 3.5 साल की गवर्नमेंट रही उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है, या पहले की जो गवर्नमेंट थी उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है? देखिए आजू जी, ये तो बात है कि जो पहले की गवर्नमेंट्स भी रही हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। वो चाहे इकोनॉमी में हो या आपकी जो इमेज है बाहर पाकिस्तान को लेकर के, एक पाकिस्तानी को या पाकिस्तान को किस नजरिए से देखा जाता है, इसमें हुआ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक तरीके से बात करूं 3.5 साल की जो इमरान खान साहब रहे। अच्छा, इमरान खान साहब रहे तो मैं डेटा फैक्ट्स दे रहा हूं मैं कुछ, और वो क्रॉस चेक आप लोग कर सकते हैं। जब नवाज शरीफ गए थे तो उस समय आपका जो करप्शन इंडेक्स में आपका नंबर था वो शायद, जहां तक मुझे याद है, 116वां नंबर था। इमरान खान जब गए 3.5 साल बाद तो 140वां नंबर था करप्शन इंडेक्स में। यानी कि ये डेटा बताता है कि इमरान खान के रहते रहते करप्शन में ज्यादा इजाफा हुआ। 116वें से आप 140वें नंबर पे आ गए 3.5 साल में। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की तरफ थोड़ा लेकर आता हूं, मुझे याद है फारूक सलीम साहब हैं, शायद आपके यहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, और वो उनके कॉलम वॉलम भी आते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूं। तो फारूक उन्होंने सलीम। कुछ बड़े, हाँ फारूक सलीम साहब, तो हम्म। उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग डेटा दिए हैं, और वो बड़े गजब के डेटा हैं। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के आने से पहले जो पर कैपिटा डेप्ट है वो करीब 1.5 लाख रुपए थी, और आज वो 2,70,000 के आसपास है जब इमरान गए तब। आप समझिए, हम्म। डबल के करीब करीब डबल। आप पर कैपिटा डेप्ट, मतलब इसे आसान भाषा में कहूं तो हर एक पाकिस्तानी पर जो कर्ज है वो दोगुना करके गए इमरान खान। अगर मैं बात करूं कि जी जो लोन लिया आपने, आप कहते थे, आप यही इमरान खान थे ना कि कहते थे कि मैं आईएमएफ के आगे झुकूंगा नहीं और मैं लोन नहीं लूंगा। इन्होंने जो लोन लिया वो शायद 71 ईयर्स में जितना लोन पूरे पाकिस्तान ने लिया है, करीब करीब उसके बराबर 48%। मतलब 51% में 71 ईयर्स है, और 48% नियर अबाउट, या 49% करीब करीब इमरान खान के टेन्योर में लिया गया है। तो बताइए कि इन डेटा को देखने के बाद क्या कोई पाकिस्तानी ये कहेगा कि जी इमरान खान के दौर में नया पाकिस्तान बना, या इमरान खान के दौर में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि हम बहुत ज्यादा अच्छे हो गए? तो कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था आजू जी कि क्या इमरान खान का योगदान रहा है इस कंडीशन के लिए, मैं कहता हूं कि बिल्कुल जी रहा है योगदान इस हालात के लिए। बाकी जो उथल पुथल पॉलिटिकल मची है उसमें तो उनका पूरी तरह से योगदान है ही, तो सबके सामने है। लेकिन साथ साथ एक चीज और भी इमरान खान के लिए कही जाती है कि फॉरेन पॉलिसी बहुत खराब चलाई उन्होंने। अक्सर कंट्रीज के साथ झगड़ा रहा जिसमें भारत भी शामिल है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मतलब इसके लिए भी मैं फैक्ट्स दे देता हूँ। भारत से तो चलिए पुरानी अदावत है, कई सारी चीजें थी। कश्मीर पर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी सेंसिटिव है, तो हमने मान लीजिए 370 हटाया, तो उसके बदले में उन्होंने देखा कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए ट्रेड बंद कर दिए, कारोबार बंद कर दिए। चलिए वो तो ठीक है, संबंध तोड़ लिए। अब अगर मैं इसको जरा इस कैनवस को बड़ा करता हूं, इस कैनवस पर मैं लेके आता हूं सऊदी अरबिया। ये इमरान खान के दौर में ही था कि सऊदी अरेबिया से भी रिश्ते खराब हुए, और ये आपके यहाँ की मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। यही जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए थे तो इमरान खान खुद ड्राइवर बने थे। ड्राइवर बन के उनको एयरपोर्ट से लेकर आए थे शायद गाड़ी में, वो तस्वीरें हम हमें आज भी याद हैं। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने क्या किया? क्या सऊदी अरब ने जिस तरह से पहले सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद किया करता था, क्या वो कर रहा है? जवाब है नहीं। इस समय सबसे ज्यादा जब मदद की जरूरत है तो सऊदी ने भी कहा कि ठीक है हम आपको देंगे, लेकिन पहले आईएमएफ वाली डील कर लो। आप सोचिए, पहले ऐसी शर्तें सऊदी अरब नहीं रखता था पाकिस्तान के सामने। तो ये 3.5 साल जो इमरान खान बिता कर गए हैं उसमें उन्होंने सऊदी अरब से रिश्ते खराब किए।
आप आइए, ईरान से रिश्ते आपके खराब हुए, इंडिया से तो खराब हुए ही हुए, अफगानिस्तान से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हुए, आपने चाइना से भी रिश्ते आपके अच्छे नहीं हुए इमरान खान के टेन्योर में। और टीटीपी वाले जब वहाँ पर छोड़े जा रहे थे जेलों से, तो मुझे लगता है शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद है कि उसमें इमरान खान की भी भूमिका रही है, मुझे लग रहा है, कि वो हमेशा इस बात की ज़ोर देते थे कि बातचीत की जानी चाहिए, नेगोशिएशंस किए जाने चाहिए। तालिबान खान तो उन्हें ऐसे ही नहीं कहते बिल्कुल। थे। तो कुल मिला के बात तो है। लेकिन इस वक़्त जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, इस वक़्त जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में मौजूद है, चीज़ें तो उनसे भी सँभलती हुई नज़र नहीं आ रही। लग तो ऐसा नहीं रहा कि वो इकोनॉमी को या किसी चीज़ को वो भी सँभाल पा रहे हैं। एक बार फिर इमरान खान का कहना है कि जी हमारे टाइम में बड़ा अच्छा चल रहा था, उससे पहले उन्होंने कई बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें भी की हैं इमरान खान ने बाहर निकलने के बाद। ऑफ़ कोर्स एज़ अ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते थे, लेकिन बात की है, लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान के टाइम में कश्मीर का सौदा कर दिया इमरान खान ने। कश्मीर पे कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया जब 370 हटी उस वक़्त यही कहा गया, बल्कि हमारे एक जर्नलिस्ट जो है एजाज़ सैयद, उन्होंने तो ये भी कहा है कि एक डील हो गई थी, बातचीत हो गई थी कि हम ये करने जा रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता था, कहा था थोड़ा बहुत नाचना-कूदना, ज़्यादा नहीं। तो वही हुआ जो जो उन्होंने बताया, जहाँ तक वो मैं समझ पाई हूँ उनकी बात को। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ख़ैर सुनी-सुनाई बातें हैं, इनका कोई सामने तो बात आती हुँ, नहीं है। लेकिन देखिए, अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन तो आया। आपने सारे संबंध तोड़े, कारोबार तोड़ा, इतनी हुँ, जंगें हुई, जंगों के बाद भी शायद थोड़ा बहुत इधर-उधर हुआ होगा, लेकिन कारोबार चलता रहा था हमारा। लेकिन हुँ, हमने जैसे ही आर्टिकल हटाया, उसके बाद से आपने सारे कारोबार तोड़ दिए और ये बहुत बड़ा फैसला था, ये कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं था। ठीक है, आपने हुँ, जज़्बात में आके लिया या कोई रिएक्शन देना था, तो इसलिए दिया, क्योंकि देखिए, आपके पास ऑप्शंस क्या थे? हुँ, पाकिस्तान के पास विकल्प क्या था? इकोनॉमिक तौर पे आप मजबूत नहीं हो, तो आप जंग नहीं लड़ सकते। हुँ, यानी कि आप जो मिलिट्री की तरफ से आपको अगर कोई कहा जाए कि जवाब देना था, तो आप दे नहीं सकते थे। क्योंकि मिलिट्री सिर्फ़ जज़्बे से काम नहीं करती है, पैसे चाहिए, वॉर लड़ने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए, हथियार चाहिए। बाकी दुनिया का प्रेशर भी आपको झेलना पड़ता है कि आप इस समय इंडिया से वॉर कैसे कर सकते हो। तो बाकी चीज़ें वो हैं। लेकिन पाकिस्तान के सामने और उस समय जो पीएम थे इमरान खान, उनके सामने मजबूरी थी। वो इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते थे। इससे ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आ नहीं सकता था। तो ये कहना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा कि जी डील हो गई थी और ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। डील मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के मामले पर कोई भी पॉलिटिशियन ऐसी कोई डील करेगा। जबकि जानता है कि कश्मीर पर उसकी पॉलिटिक्स चलती हुँ। है, उसकी फ़ौज चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर किया जाता है। तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता और जो हुँ। रिएक्शन कर सकता था, उन्होंने वो रिएक्शन दिया। तो यही बात हुई। बिल्कुल। नहीं, उनका कहना ये था, डील तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये कि बता दिया गया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। और ये कि मतलब वैसे अगर शोर कर भी लेता तो क्या हो जाता? अगर पाकिस्तान बहुत शोर कर मुझे भी लेता। मुझ मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। इनफैक्ट मैं उस समय जब ये 1-2 दिन से चल रहा था, तो हमारे न्यूज़ रूम में बड़ी चर्चा थी कि भाई हो क्या रहा है, हो क्या हुँ, रहा है? यहाँ पर इंडिया के लोगों को, जर्नलिस्ट को तक को पता नहीं था कि क्या, सिर्फ़ इतना पता था कि शायद कश्मीर में कुछ हो रहा है। तो हमें लग रहा था कि शायद फ़ौज बढ़ाई जा रही है या कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल दूर-दूर तक, यहाँ तक किसी को पता नहीं था कि हुँ, 370 या 35 ए जैसी चीज़ें हटाई जा सकती हैं। क्योंकि किसी ने सही। सोचा नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। हुँ। तो जब यहाँ पे ये चीज़ पता नहीं थी, तो वहाँ पे कहाँ मुझे लगता है पता होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं जाके बैकडोर डिप्लोमेसी जो कहलाती है, वो इस वक़्त भी चल रही है और हमेशा चलती रही है, चाहे सामने जितना मर्ज़ी झगड़ा हो रहा हो? कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, जो चाह रहे हैं कि आपस में बातचीत हो और ट्रेड हो, और अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम वो जो एक लड़ाई-झगड़े वाला माहौल है, वो ख़त्म हो। तो उसके लिए कहीं न कहीं बातचीत चल रही है? देखिए, बातचीत तो शायद चलती रहनी चाहिए। मेरा हिसाब है कि बैकडोर जो हुँ, डिप्लोमेसी होती है, वो होती रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े काम कर जाती है। देखिए, इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। अभी एससीओ की मीटिंग में आपके चीफ जस्टिस आने वाले थे, उनको मना कर दिया गया। प्लस एक टीम आई थी, उनको भी वापस भेज दिया गया और मैप वाला जो हुँ। प्रॉब्लम हुई थी वो तो वहाँ आप पे। लोग छोटी-छोटी सी इस बातों का माइंड कर जाते हैं। सर वो नहीं, नहीं, बड़ी नहीं, नहीं, अजीब-सी नहीं, बात। नहीं, ऐसे नहीं, 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 नहीं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आपकी एक और टीम आई थी, आपके जो सेना की फ़ौज की टीम आई थी यहाँ पे। हाँ, और वो टीम यहाँ पे आके गई है, वो शायद अभी थी यहाँ पे, फ़ौज की टीम आई जी। हुई थी। वो किसी दूसरे मसले पर एससीओ की मीटिंग थी और ये हुँ, संकेत पूरे-पूरे मिल रहे हैं कि आपके डिफेंस मिनिस्टर अगली मीटिंग में, जब एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें आसिफ ख्वाजा साहब आने वाले हैं। बिलावल भुट्टो नहीं आएँगे विदेश मंत्री, क्योंकि उन्होंने इतने पंगे ले चुके हैं वो, जयशंकर साहब से ले चुके हैं, पीएम नहीं। मोदी के बारे में बोल चुके हैं, तो वो जानते हैं कि स्कॉल्डिंग होगी उनकी अगर वो यहाँ पे आ गए तो। लेकिन ए ख्वाजा एक आसिफ एक साहब चीज़ आएँगे। एक चीज़ मैं जी। आलोक आपसे यहाँ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। एक चीज़ समझना चाहूँगी, ये बात भी चली थी कि इन्विटेशन कैंसल कर दिया गया, फिर ये कैसे आते जा रहे हैं सब लोग?
नहीं, इन्विटेशन कैंसल उस मीटिंग के लिए किया गया था, जिसमें वो मैप वाला विवाद अच्छा, खड़ा हुआ ना, सिर्फ़ उसके ओके, लिए कैंसल किया गया था। पूरे उसके लिए कैंसल नहीं है। अच्छा, बाकी एससीओ ओके, की तो कई सारी मीटिंग्स होती है ना, कई लेवल की है, सेक्रेटरी लेवल पे हाँ, है, मिनिस्टर्स लेवल पे है, पीएम लेवल पर भी होगी। तो वो एक हाँ, मीटिंग के लिए किया गया था, क्योंकि ऑब्जेक्शन था इंडिया को कि भाई आप ये हुँ, मैप नहीं दिखा सकते हैं। हुँ, तो उसपे कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जी इन्विटेशन को रद्द किया जाता है। खैर वो होता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ, इतना अच्छा वो दोस्ताना डिफरेंट हमारा मीटिंग्स हैं। संबंध है, वो डिफरेंट मीटिंग्स हैं। तो वो हुँ, अलग मीटिंग्स हैं, ये अलग मीटिंग्स थी। तो इसमें ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ख्वाजा आसिफ साहब हाँ, आएँगे और ये मुझे लगता है कि अगर आएँगे तो ये अच्छा कदम होगा पाकिस्तान की हुँ। तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि मुझसे 1-2 लोग पूछ रहे थे कि ये जा कैसे रहे हैं क्योंकि वो तो कैंसल हो गया था। मैंने कहा क्या पता हम देसी लोग हैं, हम लोग माइंड नहीं करते, कोई बुला के मना करते फिर भी पहुँच जाते हैं। तो मैंने कहा हो सकता है इस चक्कर में चले गए हो। लेकिन ये कि नहीं, अब नहीं। जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हैं बिल्कुल। लेकिन ये मीटिंग्स जो हो रही हैं इससे कुछ निकलेगा, कोई रिज़ल्ट निकलेगा, कोई बात हो पाएगी? अब मेरे हिसाब से देखिए, रिजल्ट निकलना तो दूर की बात है, पहले शुरुआत तो हो। जो हुँ, एक कोल्ड वॉर की तरह की स्थिति हो गई है हम दोनों के बीच में कि कोई बातचीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो एक शुरुआत तो हो पहले, बाकी रिजल्ट निकलना वो अलग चीज़ है। लेकिन बातचीत होने से क्या होगा कि कम से कम मूड का पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है या इंडिया की तरफ से क्या शिकायतें हैं। फिर उनमें कुछ बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी, कुछ आगे जाएगी बात। भाई परवेज़ मुशर्रफ साहब तो हमारे ऊपर अटैक करने के बाद भी आ गए थे बातचीत करने। तो हुँ, वाजपेयी साहब ने उनका स्वागत ही किया था बातचीत करने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, बैकडोर हो चाहे फ्रंट डोर हो, बातचीत होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि कुछ-कुछ चीज़ें चैनलाइज़ होती रहती हैं। अभी तो बिल्कुल कट ऑफ है। लेकिन अगर मैं एज़ अ इंडियन कहूँ आपसे आज़ू जी बिल्कुल मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर में खुश रहिए, हमें हमारे घर में खुश होने होने दीजिए। अभी बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है बातचीत होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत ही देसी लोग हैं, हमें जो है ना वो मज़ा नहीं आता जब तक हम ये ना देखें कि पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आर्मी की आपने बात की, पाकिस्तान आर्मी को हमेशा से यही कहा गया कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग कुछ नहीं कह सकते, अगर कहते हैं तो सभी को मालूम है कि किस तरह से डिसअपियर केस जो है पर्सन्स के केसेज़ जो हैं वो कहाँ-कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन अभी हमने कुछ टाइम से ये देखा कि पहले तो कुछ लोग बोलते तो खैर तब भी थे, ऐसा नहीं कि लोग कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद उठा लिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। इमरान खान ने जो है वो हटने के बाद हटने वैसे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी बहुत कुछ कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद बहुत ज़्यादा नाम लेके बात की है। चाहे वो क जनरल कमर जावेद बाजवा हों या दूसरे आर्मी के ऑफिसर हों, खैर बाजवा साहब को ज़्यादा वो टारगेट करते हैं। आपके ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त क्या डर गई है इमरान खान से? या इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं उसको वो जुटला नहीं पा रही कि वो गलत कह रहे हैं? इनको ठीक होना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को ठीक होना पड़ेगा, फ़ौज को ठीक होना पड़ेगा। क्या चीज़ आप ऐसी देख रहे हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं देखी इमरान खान की इस किस्म की तकरीरों के बाद? देखिए आज़ू जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने वो काम किया है जो पहले के कई पॉलिटिशियंस नहीं कर पाए। लोगों में फ़ौज को लेकर सवाल पूछने का। आम आदमी भी अब उस पर सवाल उठाने लगे हैं कि इतना बजट जाता है, क्या कर रहे हैं ये? ऐसा नहीं है, हमारे लीडर को परेशानी। पहले ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। तो इमरान खान ने एक ये काम तो किया है। दूसरा ये कि जो आपने कही ना बात कि फ़ौज को सुधरना होगा। जी बिल्कुल, फ़ौज को सुधरना होगा। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखें उसका एक ट्रैक देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि भई पाकिस्तान की हालत के लिए अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा अगर ज़िम्मेदारी बनती है किसी की इन हालातों के लिए, तो वो सेना की बनती है। क्योंकि उनकी वजह से, उनके इंटरेस्ट की वजह से पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को आज ये हालत देखनी पड़ रही है। अगर उनका इंटरफेयर नहीं होता, अगर वो सिर्फ़ अपनी सरहदों तक ही रहते, जो उनका काम है, बेसिक जो काम है उनका, वो करते, तो जैसे इंडिया में होता है कि जो सेना का काम है बेसिक वो कर रही है। बाकी पॉलिटिक्स में उसका कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई चीज़ें नहीं। तो इसका फ़ायदा होता है पाकिस्तान को। लेकिन चूँकि सेना की बहुत बड़ी दखल-अंदाज़ी रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो इसलिए पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि वहाँ पे फिर सबसे पहले वो अपने लिए देखते हैं कि मेरे लिए क्या है? उसके बाद वो आम जनता बाकी चीज़ें सोची जाती हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आज़ू जी कि इमरान खान ने जो एक तरह से कहूँ कि आंदोलन बनाया है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद सेना को ये बात समझ में आ गया है। डरेगी तो नहीं शायद, मुझे नहीं लगता कि अभी जो पाकिस्तान है वहाँ के पॉलिटिशियंस या वहाँ की डेमोक्रेसी अभी इतनी ज़्यादा मजबूत हुई है कि सेना को डरना पड़े। क्योंकि
उसके लिए बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी मजबूत, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पे तो पता नहीं नेताओं के खिलाफ क्या क्या चीजें होती है, कभी वीडियो आता है, कभी क्लिप आती है, कभी ऑडियो फोन, सब चल रहा है वो आसपास। तो अभी वो डरने वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसके मन में कहीं ना कहीं एक कोने में ये बात आ गई है कि देखो, पहले जनता नहीं बोलती थी ऐसे खुल के, मीडिया में से आवाजें आती थी इक्का दुक्का, तो सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे और वो ठीक हो जाता। लेकिन हर जनता में, लोगों में अगर ये गुस्सा बढ़ रहा है उनके खिलाफ, तो ये संकेत अच्छे नहीं है। संकेत ये है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को अगर जनता ज्यादा गुस्से में आ गई, ज्यादा संख्या में गुस्से में आ गई, तो नुकसान सेना को होना है और फायदा इमरान खान को होना है। और इमरान खान बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं, वो इसे अपनी मजबूती जानते हैं कि हम, मेरी मजबूती कहां पर है, स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां पर है मेरा। इमरान खान बोल ऐसे पा रहे हैं, उससे लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा उनके साथ है, जब भी वो ये सब कुछ कह पा रहे हैं, वरना कुछ बात नहीं कर पाते। लेकिन आईएमएफ की तरफ से भी यही कंडीशन लगाई गई है कि जी आपके डिफेंस बजट को कम कीजिए और इनके खर्चे कम कीजिए फौजियों के। कर पाएगी क्या गवर्नमेंट? क्योंकि अभी तक आईएमएफ उसी एक जगह पे जाकर रुक गए कि फंड नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी, बस वो मिन्नतें कर सकती है। डिपेंड करता है सेना के ऊपर कि वो क्या वो मिन्नतें मान लेते हैं या नहीं मानते। अगर सेना को लगता है कि नहीं यार, अभी के लिए तत्काल थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं, तो शायद वो दे दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे मानेगी सेना। क्योंकि सेना के लिए देखिए, सेना के लिए एक जिस जगह पर वो पहुंच गए हैं, वहां से उनको कहा जा रहा है कि आप अब पीछे हटिए। उनको आदत हो गई है उन चीजों की, उस प्रोटोकॉल की आदत हो गई है। और वो जब आदत एक जनरल में और बाकी लोगों में आ जाती है, तो वो आदत जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि वो उसके जनरेशन से वो चीजें आदी हो चुकी हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये तो मेरा हक है, तो उनको लगता है कि मेरा हक छीना जा रहा है, तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अगर असीम मुनीर साहब, वो अपने आप को अल्लाह के बंदे कहते हैं, तो शायद अगर उनमें कुछ ऐसी बात भेजे में आ जाए कि चलो नहीं जी, देश का कुछ भला हो जाएगा, तो शायद मान जाए। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम नजर आती है, सेना ऐसे नहीं मानेगी मुझे लगता है। मगर ये अकेला आर्मी चीफ का तो नहीं होता कि वो क्या डिसाइड करता है। ये तो मेरे ख्याल है सभी लोग मिलके बैठते होंगे, एस्टैब्लिशमेंट के सारी एजेंसीज, सभी का कुछ होता होगा। बिल्कुल, जितने भी मतलब टॉप ब्रास है, मतलब आसिम मुनीर साहब का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि रिप्रेजेंट वही कर रहे हैं, लेकिन उसमें डीजीआईएसआई भी होंगे, उसमें जो नीचे कोर कमांडर्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली वो जो पावर एलीट है ना, जिसके हाथों में पूरा पाकिस्तान है, वो ग्रुप बैठेगा और वही तय करेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, एजेंसीज जो है उनका नाम भी काफी ज्यादा आजकल लिया जाता है और कहा जाता है आईएसआई को, और दूसरे लोगों की बात की जाती है। तो आपके ख्याल से इंडिया के साथ रिलेशंस बनाने में इनका नुकसान है या फायदा है? अगर ये बना लेते हैं तो फिर किसी किस्म का झगड़ा, उस तरह की टेंशन नहीं होगी, तब आपको नहीं लगता कि इनके फंड्स जो है वो कम करने पड़ेंगे और ये उस तरह से बात नहीं कर पाएंगे जो कहा जाता है कि हमें खतरा है, जी भारत से बिल्कुल, मतलब ये हमें तो खतरा है। बात, जी बिल्कुल, ये तो यही तो डॉक्ट्रिन है कि अगर आप डर नहीं दिखाएँगे कि जी भारत अटैक कर देगा, भारत से बड़ा खतरा है, भारत हमें तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, तो उस डर की बदौलत आपको फंड्स मिलते हैं। क्योंकि आपको बताना है कि भाई इस डर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जी हमें इतनी तोपें खरीदने पड़ेंगी, हमें इतने फाइटर जेट्स खरीदने पड़ेंगे, हमें ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पड़ेंगे। और पूरी दुनिया जानती है कि जब ऐसे बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे बेचे जाते हैं, तो उसमें जो जेबें भरी जाती हैं, वो आर्मी जनरल्स की भरी जाती हैं, कमांडर्स की भरी जाती हैं, एजेंसीज़ की भरी जाती हैं। क्योंकि भाई उन्हीं के पास सब कुछ रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ऐसा हुआ, भारत से संबंध अच्छे हो गए, तो ज़ाहिर-सी बात है बजट कट होगा, और ये कभी सेना हो या एजेंसीज़ हों, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। क्योंकि जिस डर की बिना पर, जिस डर से वो अपना सारा नेटवर्क, नेक्सस बनाए हुए हैं, जब वो डर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो सवाल उठने होंगे ना शुरू कि भाई आप इनको फिर पैसे की ज़रूरत क्या है इतनी? जब डर ही नहीं है तो, वो थ्रेट है ही नहीं। आईएमएफ ने न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर भी सवाल उठाया। अब ये और बात है कि 2 दिन के बाद हमारे मिनिस्टर साफ मुकर गए और उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कह दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हुआ नहीं तो बात क्यों कर रहे हैं? तो वही सब ने यहाँ से कहा। तो आपके ख्याल से कि वो कंट्रोल भी जो है आईएमएफ या अमेरिका जो है वो रखेगा पाकिस्तान के ऊपर, एक प्रेशर रखेगा कि इस तरह के मिसाइल्स बनाने हैं और क्या करना है क्या नहीं करना? देखिए, इस पर कई तरह की खबरें हैं। अभी अमेरिका के एक बड़े टॉप जनरल थे, उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि जी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आप उसको क्या थ्रेट मान रहे हैं? तो उनका बयान था कि नहीं, इतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, हमारी नज़र उस पर है और हम मानते हैं कि वो सेफ हैं। अब देखिए, जो अमेरिका है, वो जानता है कि प्रेशर टेक्निक कैसे काम में लानी है। एक तरफ वो आईएमएफ से प्रेशर दिलवा रहा है कि भाई आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं,
उनके कंट्रोल में या उनको यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में हुँ। हमारी परमिशन की ज़रूरत है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ वो भी दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं-नहीं, कोई बात नहीं है, हमें पता है कि सेफ है। यानी कि वो एक तरह से प्रेशर बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान पर। और यकीन मानिए कि आईएमएफ आपने देखा अभी श्रीलंका को या शायद श्रीलंका को बहुत ईज़िली $4 बिलियन का रिलीफ दे दिया हुँ। गया आईएमएफ की तरफ से। लेकिन जहाँ पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त क्योंकि भाई फ्लड से भी हिट है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो करेंसी है वो गिरती जा रही है। ऐसे में आईएमएफ सिर्फ $1.4 बिलियन देने हैं शायद या $1.12 बिलियन देने हैं और उसमें उन्होंने इतना टाइम लगा दिया, इतना कुछ। तो ये संकेत साफ है कि कहीं न कहीं ऐसा कोई पेच फँस रहा है जिस पर सरकार आपकी चाहती नहीं है कि मैं इसको कर लूँ, लेकिन वो दबाव बनाने के लिए टाइम और लगाया जा रहा है कि और इन पर प्रेशर बढ़े और वो उस शर्त को मान लें। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, शायद ये बात बाहर भी नहीं आएगी, अंदर खाने में हो जाएगी। भाई कौन से न्यूक्लियर वेपन्स अभी चलाने हैं? हुँ। अभी तो चलाने नहीं है न्यूक्लियर भगवान ना करे कि न्यूक्लियर वेपन्स चलें। तो अगर कंट्रोल वो दे भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कोई उसमें ऐसी डील हो जाती है, तो उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मुझे लगता है और वो शायद बात बाहर भी नहीं आएगी, अंदर खाने में ही रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही और कहा यही जाता है कि न्यूक्लियर एसिड सिर्फ़ दिखाने के लिए, डराने के लिए होते हैं, चलाने के लिए नहीं होते। ये और बात है कि हमारे यहाँ पाव-पाव के बम जो है वो हम बताते रहते हैं कि हमने बना अरे! लिया और अभी हम क्या याद आया, करेंगे। अभी ताज़ा बयान आपके शेख रशीद साहब का आया है। पता नहीं शायद आपने वो बयान सुना भी होगा, जिसमें वो जी। रैली में कह रहे हैं कि हमारे हुँ। पास ऐसा है कि हम मसाला हमारे पास मौजूद है। हाँ, न्यूक्लियर मसाले की बात कर रहे थे और वो हाँ। हम देखेंगे घंटियाँ भी नहीं बजेंगी मंदिरों में और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अरे! बहुत वायरल हो रहा है आजकल। फिर से उन्होंने कोई बिल्कुल, ताज़ा बयान दिया आज है। मैं इन्होंने इसी किस्म की बात पहले भी की थी कि मंदिर में घंटियाँ नहीं बजेंगी। आई डोंट नो कि किस किस्म के माइंडसेट के लोग हैं और इनको इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी। लेकिन बहरहाल की 16 जाती बार है और कोई रोकता भी नहीं है। 16 बार मंत्री रह चुके हैं वो पाकिस्तान सरकार में। तो आप 16 समझ टाइम्स। सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिनके इस तरह के मंत्री हों तो फिर ज़ाहिर है कि हमने तालिबान को ही सपोर्ट करना है। हमने किसी ऐसे सिविलाइज़्ड कंट्री को या उसको लोगों को तो नहीं हमने सपोर्ट करना है जाके, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आलोक जी कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू आज़ू जी, थैंक यू आपने थैंक मुझे यू। इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक्स।